हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 13 में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स देखेंगे जो कि आपकी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई जाती है उसमें जो सिंबल्स यूज़ होती हैं उनको देखेंगे। हमने इससे पहले मुख्तलिफ कंसेप्ट क्लियर किए, हमने समझा कि एंटिटी क्या होती है, हमने समझा कि रिलेशनशिप क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि एक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ईआर मॉडल को, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी पड़ती है। तो अब डेफिनेटली हमें उस डायग्राम को बनाने के लिए, उसके दरमियान रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट्स करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम इन सिंबल्स को देखने वाले हैं। और अभी तक हमने इससे पहले कोई सिंबल्स नहीं पढ़ी थी, इसी वजह से जब मैंने आपको रिलेशनशिप वाला लेक्चर दिया और रिलेशनशिप का कंसेप्ट आपको जब मैंने क्लियर करवाया, तो उस वक्त मैंने कुछ भी रिलेशनशिप आपको बनाना नहीं सिखाए, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए सिंबल्स की ज़रूरत थी और सिंबल्स आपको उस वक्त तक आती नहीं थी। तो आज आपको एटलीस्ट जो बेसिक जितने भी सिंबल्स हैं जो कि आपकी एक कंप्लीट ईआर डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, आज हम उनको डिटेल में स्टडी कर लेंगे और देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एंटिटी सेट की सिंबल से। तो किसी भी एक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल बनाया करते हैं। तो एक रेक्टेंगल बेसिकली एक एंटिटी सेट को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि एक रेक्टेंगल से आप एक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हो, और आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी सेट है और आपने उसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जब आप डायग्राम बना रहे होंगे, हम डायग्राम यहाँ पे कोर्स में भी बना रहे होंगे, तो उस डायग्राम के अंदर हम इसको एंटिटी सेट नहीं, हम इसको एक एंटिटी ही कह के बात करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इस स्टूडेंट एंटिटी सेट की किसी एंटिटी को ही माइंड में रख के डायग्राम बना रहे होंगे, तो इस वजह से हम इसको एक एंटिटी ही कह के बात कर रहे होते हैं अमूमन। बट ये रेक्टेंगुलर एक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट बनाने के लिए आप ये ओवल सिंबल या फिर इक्लिप्स सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब GPA of entity John of entity set student is an attribute and we will represent it with oval as shown below। ये बात यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है, यानी कि एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट, उस एंटिटी सेट का एक एंटिटी है जॉन, और उस जॉन का एक एट्रीब्यूट है GPA, और उसको ओवल के थ्रू इस तरीके से स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी थी जिसके अंदर मैंने एंटिटी सेट और एंटिटी का कंसेप्ट क्लियर करवाया था, वहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, तो उससे रिलेट करके अगर आपको देखें तो आपको पता चल गया होगा कि एट्रीब्यूट क्या है और इसको कैसे प्रेजेंट करना है। अब एट्रीब्यूट को एक किस्म का नहीं होता। जब आप एट्रीब्यूट पे आते हो तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स आपको उनका सामना करना पड़ता है। तो हर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट स्टाइल होता है। तो ये तो एक सिंपल एट्रीब्यूट, एक एटॉमिक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि GPA ही होता है, इसकी कोई आगे फर्दर ब्रांच नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल GPA को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एटॉमिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एटॉमिक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका है। अब इससे आगे आप जाएंगे तो आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी आ जाते हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ other simple attributes are known as composite attributes। here name is composite attribute, यानी कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि आगे फर्दर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के मुकम्मल बनता हो, उसको आप एक कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हो। जैसे कि आपके नाम में एक आपका फर्स्ट नेम होता है, एक आपका लास्ट नेम होता है। फर्स्ट नेम इटसेल्फ ही एक एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम इटसेल्फ भी एक एट्रीब्यूट है। इन दोनों को मिलाकर आपका एक मुकम्मल एट्रीब्यूट बनता है नेम का। तो नेम को आप कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे, क्योंकि ये कंपोज हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बेस के ऊपर। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट की भी इस तरीके से लिखा जाता है, आपको जिस तरीके से मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। यानी कि पहले आप एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो, फिर उसके अंदर से दो लाइंस लगा के, यानी कि ट्री की शक्ल में दो ब्रांचेस निकाल के, आप एक ब्रांच के ऊपर उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट लिख देते हो और दूसरे के ऊपर दूसरा, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को मिलाकर आपका एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बन रहा है नेम वाला। आपको ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन देख के आइडिया हो गया होगा। अब हम इससे आगे जाते हैं तो आपके पास होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये क्या होता है? Attributes having more than one values are known as multi-valued attribute। We represent multi-valued attribute with double bordered circle। यानी कि आपने जिस तरीके से सर्कल बना के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हो, वैसे ही आपने सर्कल बनाना है, लेकिन उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो डबल होने चाहिए। देखिए आपको नजर आ रहा होगा, पहले एक बाहर वाली लाइन है, फिर उसके अंदर वाली लाइन है। तो जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो
इससे समझ आ जाता है कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दरमियान में फ़ोन, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसके पास 2 डिफरेंट फ़ोन नंबर हैं और वो दोनों आपको रिकॉर्ड में आपके पास मेंशन करवाता है, तो बेसिकली फ़ोन के एट्रीब्यूट में 2 वैल्यूज़ आ गई, तो इसको आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहोगे। अब अगर हम इससे आगे जाएँ तो आपके पास आ जाता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। Derived attributes which we derive from some other values. Let's say we can derive age from the date of birth attribute. यानी कि derived attribute ऐसा attribute होता है जो attribute एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता आपके रिकॉर्ड में, आपके डेटाबेस में, आपके डाटा में, लेकिन आप वो डिराइव कर सकते हो किसी पहले से मौजूद वैल्यू के अंदर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को एज लिखा गया है, तो अब आपको पता है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ दे दी जाए तो आप उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर से एज कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में से आप एज डिराइव्ड कर सकते हो। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट अगर आप कहीं पे यूज़ करने जा रहे हैं तो उसको आप डॉटेड लाइन वाले सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बीच में आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज लिखा। इसके अगर आगे हम जाएं तो फिर अब बात आ जाती है रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप को कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे शो किया जाता है। लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा मैं आपको रेफ़र करके समझाऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक एंटिटी सेट स्टूडेंट है और एक एंटिटी सेट टीचर है। तो लेट्स से ये वाला जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है ये टीचर है और दूसरा आपका ये स्टूडेंट है, तो इन दोनों एंटिटी सेट के दरमियान एक रिलेशनशिप है, यानी कि इन दोनों की एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होगा, और वो क्या है, टीच का, यानी कि टीचर टीच स्टूडेंट। तो ये जो इनके दरमियान में इंटरेक्शन है इसको आप रिलेशन कहोगे, ये टीच के इंटरेक्शन को, और आप टीचर का नाम यहाँ पे लिखोगे टीचर, स्टूडेंट यहाँ पे लिखोगे, और ये जो आपने एक रेक्टेंगल बनाया है, एक डायमंड बनाया है, इस डायमंड के बीच में आप रिलेशन का नाम लिख सकते हो, यानी कि टीच। तो टीचर टीच स्टूडेंट। तो कोई भी दो एंटिटीज़ या एंटिटी सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप जाहिर करने का तरीका होता है वो ये डायमंड स्टाइल होता है, और उसके इर्द गिर्द जो लाइनें होती हैं, जो कि लाइन डायमंड से निकल के आपकी एंटिटी तक जारी होती है राइट साइड पे भी, और एक लेफ्ट साइड पे भी डायमंड से निकल के आपकी एंटिटी तक जारी होती है। दैट मीन्स कि इन दो एंटिटीज़ का आपस में ये डायमंड जो है एक लिंक बना रहा है, एक रिलेशनशिप बना रहा है, और रिलेशनशिप का नाम आपने इस डायमंड में मेंशन कर देना होता है। अब रिलेशनशिप की डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, वो रिलेशनशिप की डिफरेंट किस्म की क्या टाइप्स हैं और वो कब कब इस्तेमाल की जाती हैं वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जिनको हम पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहे हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई कैसे जाती है। और अगर मैं चाहता तो मैं ये सारी की सारी बातें एक सिंगल वीडियो में बता के भी आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकता था, लेकिन मैं आपको ओवर बर्डन नहीं करना चाहता था बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही दफ़ा देके, जिससे आपको ये लगे कि ये टॉपिक बहुत कम्प्लेक्स है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि एंटिटीज़ क्या होती हैं, फिर मैंने आपको ये समझाया कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बताया कि आपको एंटिटीज़ तो पता चल गई, मॉडल क्या होता है आपको ये भी पता चल गया, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में ई फॉर एंटिटी, एम आगे मॉडल आ गया, और बीच में जो आर है जिसका मतलब रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है। जब आपको रिलेशनशिप का कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर मैंने आपको एंटिटी और एंटिटी सेट का डिफरेंस बताया, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब ये भी आपको साथ ही मेंशन कर दिया कि जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसको यूज़र के सामने बनाने के लिए ग्राफिकली एक डायग्राम बनाई जाती है जिसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। अब उस रिलेशनशिप डायग्राम को बनाने के लिए और उस रिलेशनशिप डायग्राम में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, और इस लेक्चर में आपको मैंने वो सारे के सारे सिंबल्स जो है कवर करवा दिए। अब इन सिंबल्स का तो आपको पता चल गया, तो अब मैंने यहाँ से आपको ये बता दूँ कि इन सिंबल को इस्तेमाल करते हुए ही आपको दो एंटिटी सेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना होता है, और रिलेशनशिप की आपके पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, और वो टाइप्स क्या होती हैं और कब कब कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका और उनका इस्तेमाल और वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं उनको मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा। और फिर उसके बाद हमारे पास वो तमाम टूल्स हो जाएंगे जो कि हम एक ER डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन सबको इस्तेमाल करते हुए हम एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना लेंगे। फिर उस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को भी आगे हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या नहीं है, और
इस तरीके से देखते हुए हम आगे चलेंगे और आगे जाकर फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई ऐसी डायग्राम हम लेंगे जो मुकम्मल तौर पे बनी हुई हो इन्हीं स्टैंडर्ड सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली एक एसक्यूएल सर्वर में जाके डेटाबेस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो एक छोटा सा लेक्चर था और बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, और मैंने आपको एक इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन आपके सामने सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको समझा दी, आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिए। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये स्लाइड्स आपको चाहिए हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम इस तरीके के अच्छे अच्छे लेक्चर्स की सीरीज़ लाते रहें, आपको पढ़ाते रहें। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।